नमस्कार। व्युसान IAS एकेडमी इंदौर से डॉक्टर रमा निवास शर्मा। आज साइंस विषय के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे, जिसमें भौतिक विज्ञान का विषय होगा। जनरली विज्ञान विषय में 4 बिंदुओं को शामिल किया जाता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर से जुड़ी हुई विज्ञान और प्रौद्योगिकी। सामान्यतः आपने देखा भी होगा, UPPSC और सिविल सर्विस के MPPSC में जितने भी एग्ज़ाम हैं, उसमें साइंस सब्जेक्ट से 5 से लेकर के 10 प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। इसलिए साइंस सब्जेक्ट की तैयारी आवश्यक तो है। कैसे हम इसकी तैयारी करें, कैसे इसकी विधा को पढ़ें, इन सब बातों पर आपसे चर्चा करेंगे। इसके पहले हम आपको इनके सोर्सेस के बारे में बता दें कि MPPSC की एग्ज़ाम के लिए जो किताबें हैं, जो जानकारी है, वो कहाँ से आप उपलब्ध कर सकते हैं, पा सकते हैं। कोर साइंस सब्जेक्ट में मुख्य रूप से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, जिसमें NCERT की बुक 6 क्लास से लेकर के और 10th क्लास के बीच की, न्यूज़पेपर करंट अफेयर के लिए, मैगजीन साइंस रिपोर्टर की आती है उसके लिए, और CSI बुक सीरीज आती है उसकी। यदि इन सब को मिले जुले रूप से देख लिया जाए तो साइंस सब्जेक्ट जो है वो पढ़ी जा सकते हैं। साइंस सब्जेक्ट में मुख्य रूप से आपको कठिन सवालों और विज्ञान के उन कठिन पहलुओं को समझने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मुख्य रूप से एप्लाइड साइंस ही शामिल की गई है। एप्लाइड साइंस का मतलब ये है कि आपके रोज़मर्रा के कार्यों में जो विज्ञान आपके उपयोग में आती है, उसी विज्ञान को पढ़ना है। एक छोटा सा उदाहरण देकर के आपको समझा दें। जैसे आप कुएं में पानी भरने जाते हैं, बाल्टी को कुएं में डालते हैं, और जब तक कुएं के पानी में बाल्टी रहती है और आप रस्सी से खींचते हैं तो वो बाल्टी आपको हल्की लगती है, और जैसे ही पानी से वो बाल्टी बाहर आती है वो बजने लगती है। तो जब वो बजने लगती है और जब पानी में रहती है तो उसके बीच में कोई न कोई वैज्ञानिक तथ्य है, और इन वैज्ञानिक तथ्यों से जुड़े हुए सवालों को एप्लाइड फिजिक्स में शामिल करते हुए इन्हीं सिद्धांतों को लेकर के आपको मुख्य रूप से समझना है। ज़्यादा कठिन सिद्धांतों को लेकर के आप ना PSC में सवाल करता है और ना आपको उससे पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है। हमने जो पहला विषय इसमें शामिल किया है उसमें है भौतिक राशियाँ और उनका मापन। भौतिक राशियाँ और उनका मापन हम पहले स्लाइड में आपको दिखा रहे हैं, आप देखें उसको कि ये फिजिकल प्रॉपर्टी दैट कैन बी मेजर्ड एंड डिस्क्राइब्ड बाय ए नंबर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ आप इस बात से चिंतित ना हो कि ये क्वांटिटी लिखा हुआ है। क्वांटिटी इज इक्वल टू यूनिट है। एक भौतिक राशि या भौतिक गुण जिसमें से किसी भी नंबर को स्पष्ट रूप से बताया जा सके, उसी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं या फिजिकल यूनिट कहते हैं। जैसे एक आदमी का वजन 65 किलोग्राम है, तो हमने उस वजन को कैसे दर्शाया है, देख लीजिए आप इस स्लाइड में। मास ऑफ ए पर्सन इज 65 kg। ऐसे ही लेंथ को लेकर के देखिए, लेंथ ऑफ टेबल इज 3 मीटर।
Area of hall is 100 meter square. A temperature of room is 300 Kelvin. बिल्कुल सामान्य सी बात है। ये जो फिजिकल यूनिट्स है या फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये दूसरी स्लाइड जो आप देख रहे हैं, ये मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहली है फंडामेंटल क्वांटिटी, आधारभूत इकाइयाँ, और दूसरी होती हैं व्युत्पन्न इकाइयाँ। जो पहली है फंडामेंटल यूनिट या फंडामेंटल क्वांटिटी, इसको आप स्लाइड में देखिए, उसमें लिखा है कि द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डू नॉट डिपेंड्स ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट्स आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज आर यूनिट्स। ऐसी यूनिट्स जो किसी दूसरी यूनिट्स पर निर्भर नहीं होती अपने मापन के लिए, जैसे द्रव्यमान नापना हो, वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है, सीधा नाप देगा। लंबाई नापना हो, दूसरे पर निर्भर नहीं है। समय नापना हो, दूसरे पर निर्भर नहीं है। तापमान नापना हो, दूसरे पर निर्भर नहीं है। तो इन यूनिट्स को हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं, जो दूसरे के बिना सहायता के अपने आप को व्यक्त कर पाए, वो फंडामेंटल यूनिट्स कहलाते हैं। दूसरा है डिराइव्ड यूनिट्स या डिराइव्ड क्वांटिटीज। द फिजिकल क्वांटिटीज which depends on one or more fundamental quantities for their measurements are known as derived quantities. ऐसी क्वांटिटीज या यूनिट्स जो बिना फंडामेंटल की सहायता के दिखाई या प्रदर्शित नहीं की जा सकती, डिराइव्ड या व्युत्पन्न यूनिट्स कहलाती है। इसका उदाहरण देख लीजिए। एरिया क्षेत्रफल, स्पीड वेग, वॉल्यूम आयतन, फोर्स बल। फिर देखिए अगली स्लाइड, यूनिट्स फॉर मेजरमेंट। द स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। ये यूनिट की सर्वमान्य परिभाषा है जो लिखे हुए है। एग्जाम्पल, मीटर, फुट, इंच, 3 चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है लंबाई नापने के लिए। किलोग्राम, पाउंड द्रव्यमान नापने के लिए। सेकंड, मिनट और घंटा उपयोग किया जाता है समय नापने के लिए। और फ़ारेनहाइट और केल्विन उपयोग किया जाता है तापमान को नापने के लिए। अब एक इसमें पॉइंट आता है जो अक्सर पूछा जाता है एसआई यूनिट के बारे में। अब एसआई यूनिट क्या है, स्लाइड को आप देखें। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, द एसआई is the internationally agreed basis for expressing measurement at all level of precision and in all area of science technology। मतलब ऐसा सिस्टम जो पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में एक ही माना गया, उसी को हम अंतरराष्ट्रीय यूनिट के नाम से जानते हैं। जो यहाँ होगी वो दुनिया के किसी कोने में मानी जाएगी। कुल मिलाकर के फंडामेंटल डिफिनीशन एसआई यूनिट की यही है। इसके 2 क्लास, एक को कहा बेस यूनिट और दूसरे को कहा डिराइव्ड यूनिट। वही बात फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट, आधारभूत और व्युत्पन्न। अब देख लीजिए फंडामेंटल यूनिट्स। पहला है लेंथ, दूसरा है मास, तीसरा है टाइम, चौथा है टेम्परेचर, फिर है इलेक्ट्रिक करंट, फिर है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, फिर है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और इन सब के सामने इनकी एसआई यूनिट लिखी हुई है। फंडामेंटल क्वांटिटी के सामने इनकी एसआई यूनिट, जैसे लेंथ की लिखी हुई है मीटर,
इसको किस सिंबल से दिखाया गया है? स्मॉल एम से। ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव का सवाल होता है। एम तो लिखता है पर कभी कभी वो स्मॉल और कैपिटल में फर्क कर देता है, वहाँ गलती होती है। मास किलोग्राम लिखा हुआ है, इसका सिंबल देख लीजिए, kg लिखा है। टाइम सेकंड स्मॉल एस लिखा हुआ है। टेम्परेचर केल्विन कैपिटल के लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर कैपिटल ए लिखा हुआ है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला सी स्मॉल डी लिखा हुआ है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल, सामने देखिए मोल लिखा है। अब व्युत्पन्न मात्रकों को देखिए, डेराइव्ड यूनिट्स को। तो डेराइव्ड यूनिट्स जो मुख्य या आधारभूत यूनिट्स हैं, उनकी ताकत है, उन्हीं की ताकत के द्वारा ये यूनिट्स प्रदर्शित होती हैं। derived units are defined as product of powers of the base units are used to measure derived quantity। मतलब बेस यूनिट की बिना ताकत के derived यूनिट को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, ऐसा कह रहा है। अब derived यूनिट का पूरी ये हमने स्लाइड बनाई है, उसको आप देखिए। derived क्वांटिटी, उसका सिंबल भी देखते जाइए। डिराइव्ड क्वांटिटी, उसका सिंबल देखते। एरिया को हमने कैपिटल ए से दिखाया। फिर डिराइव्ड उसको यूनिट को स्क्वायर मीटर या लिखना जब होगा तो यम का पावर 2 देख लीजिए। वॉल्यूम भी से, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक का मतलब टू द पावर 3। स्पीड वेलोसिटी को भी से दिखाया, मीटर सेकंड। फिर एक्सीलरेशन को स्मॉल ए से दिखाया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर देख लीजिए, जैसा लिखा हुआ है बिल्कुल सेम आपको वैसा ही लिखना है। मास डेंसिटी, फिर किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। करंट डेंसिटी एम्पियर पर स्क्वायर मीटर। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैपिटल एस से डिनोट किया है, एम्पियर पर मीटर। फिर कंसंट्रेशन को सी से दिखाया है, मोल पर क्यूबिक मीटर। ल्यूमिनेसेंस एल और उसके पास से देखिए हल्का सा भी लिखा हुआ है, कैंडेला पर स्क्वायर मीटर। फिर ये ज़्यादातर ये सवाल पूछे नहीं जाते हैं, पर इनको याद रखिएगा। एक आध बार ये सवाल पूछा है नेम ऑफ डेराइव्ड यूनिट का, प्लेन एंगल का सॉलिड एंगल, फ्रीक्वेंसी, प्रेशर, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो इसको देख लीजिए। अगला देखिए एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में 3 सिस्टम रखे हैं। एक सिस्टम को कहते हैं CGS सिस्टम, दूसरे को कहते हैं FPS सिस्टम और तीसरे को कहते हैं MKS सिस्टम। CGS सिस्टम का सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकंड। एंड सेम FPS फुट, पाउंड एंड सेकंड। MKS मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। SI यूनिट्स सिस्टम इंटरनेशनल, जैसा लिखा हुआ वैसे ही है ये यूनिट्स। इट इज द स्टैंडर्ड स्कीम मेजर ऑफ टाइम, वेट एंड डिस्टेंस। यह स्टैंडर्ड स्कीम मेजर है जिसमें टाइम, वेट और डिस्टेंस। देयर आर 7 बेस यूनिट, इसकी 7 आधारभूत इकाइयां हैं। MKS सिस्टम क्या है?
इस पर सवाल ज़रूर हैं। यह एक बार सवाल ये पूछा है ऑब्जेक्टिव में कि यह सिस्टम कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था, तो ये पहले ही ऑब्जेक्टिव को इसको हमने शामिल किया है कि दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस, या फ्रांस में इंट्रोड्यूस हुआ है। इट इज आल्सो नोन एज फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसे फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहते हैं। इट इज बेस्ड ऑन मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। अब मीटर, किलोग्राम, सेकंड के बिल्कुल ठीक सामने आप देखेंगे तो इसकी फंडामेंटल यूनिट भी निकल आएगी। तो मीटर की क्या होगी फंडामेंटल यूनिट? लेंथ। किलोग्राम की क्या होगी? मास। एंड सेकंड की क्या होगी? टाइम। फिर देखें, दूसरा सिस्टम है CGS सिस्टम। दिस सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस। It is also known as Gaussian system of unit। ये इसको अंडरलाइन रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इसको जाना जाता है। इट इज बेस्ड ऑन सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। तो सेंटीमीटर के बिल्कुल जस्ट बिलो लिखिएगा इसकी फंडामेंटल यूनिट, तो सेंटीमीटर के ठीक नीचे आएगी लेंथ, ग्राम के ठीक नीचे आएगा मास, और सेकंड के ठीक नीचे आएगा टाइम। तो यह है CGS सिस्टम। फिर देखते हैं FPS सिस्टम ऑफ यूनिट। दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन। इसको ब्रिटेन में इंट्रोड्यूस हुआ था। ये सिस्टम जो है ब्रिटेन का है। इट इज आल्सो नोन एज ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट। इसे ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहते हैं। इट इज बेस्ड ऑन फुट, पाउंड एंड सेकंड। तो इसकी फंडामेंटल यूनिट क्या होगी? फुट फॉर लेंथ, बिल्कुल जस्ट नीचे करेंगे, पाउंड फॉर मास एंड सेकंड फॉर टाइम। तो यह है FPS सिस्टम। फिर देखें SI यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसकी थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में इसके जाइए, इस पर सवाल आते हैं। इन 1971 General Conference on Weight and Measures held its meeting and decided a system of unit for international usage। ये वेट को नापने के लिए एक मीटिंग हुई और ये इंटरनेशनल सिस्टम 1971 में इंटरनेशनल यूज के लिए ये सिस्टम बना। दिस सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब इससे आप इसको, जैसे SI का फुल फॉर्म है ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एंड एज SI फॉर्म इट्स फ्रेंच नेम। SI फॉर्म जो है ये फ्रेंच नेम है इसका। द SI यूनिट कंसिस्ट ऑफ 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। 7 इसकी आधारभूत हैं, बेस यूनिट हैं, और 2 जो हैं डिराइव्ड हैं। तो इस तरह से यूनिट्स जो हैं इसमें शामिल हो। अब हम एक बिंदु और आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, वो है सोलर सिस्टम का। सोलर सिस्टम आप जानते हैं कि सन है, और सन के आसपास जो प्लैनेट्स हैं उनके बारे में सवाल अक्सर पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। MPPSC में तो पूछता ही है। सोलर के पास ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं, बिल्कुल ये बनी हुई स्लाइड है, उसी क्रम में है भी। देखिए सन के बाद मरकरी, फिर वीनस, फिर ब्लू कलर में आपको दिख रहा अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर ये डार्क प्लैनेट इधर दिख रहे हैं। नीचे आप जो दूसरे साइड में दिख रहे हैं ये डार्क वाले दिख रहे हैं। फिर इसको विस्तार से इधर देखें, सन दिख रहा, सन के बिल्कुल करीब जो है आपको कौन सा दिख रहा? मरकरी।
फिर वीनस, दूसरी स्लाइड को देखिए, मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी जो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इनको नोट जरूर करिएगा। मरकरी जो है सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, ये नोट करिएगा। इफ यू वेग 100 पाउंड ऑन अर्थ, यू वुड ओनली 37 पाउंड ऑन मरकरी। ये भी याद रखिएगा, यदि आपका वजन जो है पृथ्वी पर 100 पाउंड है तो जब वहाँ पहुँचेंगे तो वो केवल 37 पाउंड ही होगा। It takes less than 88 अर्थ डेज फॉर मरकरी टू ऑर्बिट अराउंड द सन। ये 88 डेज होता है ऑर्बिट करने का इसका। और टेम्परेचर राइजेज एबव 800 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो दूसरा इसका साइड है, जब सूर्य के जो इसके सामने पड़ता है उसका जो टेम्परेचर होता है 800 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और जो ग्रह के पीछे वाला हिस्सा होता है उसके जिधर लाइट नहीं पड़ती उधर -300 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये बार ऑब्जेक्टिव का सवाल पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर है वीनस। वीनस जो है दूसरा प्लैनेट है और ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, ये भी याद रखिए। ब्राइटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, और इसको अर्थ ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है। सिमिलर साइज है इसकी, प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर, करीब करीब सिमिलर साइज है। और वीनस है जो लॉन्गर डे देन ईयर। इट टेक्स 243 डेज फॉर वीनस टू मेक ए रोटेशन। एक रोटेशन में 243 दिन इसको लगते हैं। और रिवॉल्विंग डेज कितने हैं ये हमको ध्यान आ रहा है कि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है MPPSC में कि इसका जो रिवोल्यूशन टाइम है वो कितने दिन का है। तो याद रखिएगा ये 224 दिन का होता है। ये भी ऑप्शन था 243 वाला भी। तो रिवॉल्विंग और रोटेशन ये दोनों प्रोसेस ध्यान रखिएगा, रोटेशन अलग है, रिवोल्यूशन अलग है। रिवोल्यूशन पूछा था तो रिवोल्यूशन का जो टाइम है वो 224 दिनों का होता है वीनस का। इस स्लाइड में देखिए हमारी जो पृथ्वी है 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। इट ट्रेवल्स थ्रू स्पेस, इतने मील्स पर आवर है इसका ट्रेवलिंग स्पेस। द अर्थ वेट इतना है। द बर्ड इज नॉट राउंड, इट इज एन ऑबलेट स्फेरॉइड। ये दुनिया गोल नहीं है, ये स्फेरॉइड है, ऑबलेट स्फेरॉइड। ऑबलेट स्फेरॉइड का मतलब है राउंड का मतलब एक सेंटर में चारों तरफ, ये ऐसा नहीं है। ये सेंटर के थोड़ा आगे और थोड़ा पीछे, पूरा गोला नहीं है। ये फ्लैटेंड है एट द पोल्स एंड बल्गिंग एट द इक्वेटर। इक्वेटर पर ये उभरी हुई रचना में दिखाई देता है। मंगल को देखें, मार्स इज द 4th क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। ये चौथा ग्रह है जो सूर्य के नज़दीक है। इट कैन इजीली बी सीन फ्रॉम अर्थ, पृथ्वी से आसानी से देख सकते हैं इसको। मार्स इज रेड, ये लाल रंग क्यों होता है? इसलिए धूल के कण ज़्यादा होते हैं। देयर इज ए लॉट ऑफ आयरन इन द सॉइल, इसके मिट्टी में आयरन के कण जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। एयर ऑन मार्स हैज मेड इट
turn red. Mars orbit the sun every 687 Earth days. ये भी याद रखिए. The matrix in winter temperature can drop as low as -190 डिग्री फ़ारेनहाइट. ठंडी के दिनों में यहाँ पर तापमान जो है बिल्कुल नीचे जा सकता है. सबसे निम्नतम स्तर इसका है -191 डिग्री फ़ारेनहाइट. जुपिटर की बात करते हैं. यह सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम का. ये भी सवाल पूछता है. हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह वो है जुपिटर. इसका वॉल्यूम जो है बड़ा है और साइज अर्थ इट इनफ टू कंटेन 1300 planets the size of Earth. Jupiter rotates faster than any planet in the solar system. ये भी है. जुपिटर जो है किसी सोलर सिस्टम के प्लैनेट से फास्टर मूवमेंट करता है, बहुत तेज दौड़ता है. इट रोटेट्स सो क्विकली दैट द डे आर ओनली 10 hours long. But it takes 12 Earth year for Jupiter to complete an orbit around the sun. 12 अर्थ ईयर लगते हैं सन की ऑर्बिट को पूरा करने में. सैटर्न को देखिए. सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है. ये सभी को अंडरलाइन करिएगा, ये सभी जरूरी है, ये इन पर सवाल पूछता है. सैटर्न इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है. ओनली जुपिटर इज लार्जर. सैटर्न है थिन फ्लैट रिंग अराउंड इट. एक बार ये सवाल पूछा है कि सैटर्न में कुल कितनी रिंग होती है, तो इस पर भी हमने उत्तर लिखा है. ध्यान से देखिए, कोने में लिखा है 07 थिन फ्लैट रिंग अराउंड इट. द प्लैनेट कैन बी सीन फ्रॉम अर्थ विद द अनएडेड आई बट इट्स रिंग कैन नॉट. इसके ये तो देख सकते हो आप, ग्रह तो देख सकते हो, पर रिंग्स को बिना मतलब नंगी आँख से देखा नहीं जा सकता. इट इज सो लाइट दैट इट कुड एक्चुअली फ्लोट ऑन वाटर इफ देयर वाज एन ओशियन बिग इनफ टू होल्ड इट. इट इज सो लाइट, यह बहुत हल्का है. दैट इट कुड एक्चुअली फ्लोट ऑन वाटर इफ देयर वाज एन ओशियन बिग इनफ टू होल्ड इट. इस बात को समझिए. इट टेक्स अबाउट 29.46 अर्थ ईयर फॉर सैटर्न टू ऑर्बिट अराउंड आवर सन. इतना समय लगता है 29.46 अर्थ ईयर अपने सन को घूमने के लिए. सैटर्न इज ए जाइंट बॉल ऑफ गैस. सैटर्न जो है एक जाइंट बॉल गैस का एक जाइंट बॉल ऑफ गैस है. ये भी सवाल पूछता है, इसको अंडरलाइन करिएगा, जाइंट बॉल ऑफ गैस. और फिर यूरेनस को देखें. यूरेनस जो है ये 7वां सूर्य से का ग्रह है. बिकॉज इस स्ट्रेंज पे इट स्पिन. Nights on some parts of Uranus can last for more than 40 years. ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी अंडरलाइन रखिएगा. The planet's most extraordinary feature is tilt of its rotational axis. जब ये घूम रहा होता है तो रोटेशनल एक्सिस पर कई सारे फीचर्स हैं. which is almost perpendicular. ये परपेंडिकुलर होते हैं टू द प्लेन ऑफ द इलिप्टिक, which means that is alternately has its north pole and its south pole turned toward the sun. Uranus is the coldest planet in the solar system.
ये सवाल पूछा गया है। सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा प्लैनेट कौन सा है? तो याद रखिएगा, अंडरलाइन करिएगा कि यूरेनस इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। यूरेनस एंड नेपच्यून आर बोथ नोन एज आइस जाइंट। इनको आइस जाइंट के नाम से भी जाना जाता है। इट टेक्स 30685 अर्थ डेज फॉर यूरेनस। Neptune is so far away that it took the space probe to 12 years to reach it. Neptune is the strongest planet. The wind there can blow up to, इसमें ये बता रहा है कि हवा जो है 1240 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बहती है, उड़ती है। दैट इज 3 times एज फास्ट एज अर्थ हरिकेन्स। नेपच्यून इज ए सी ब्लू कलर ड्यू टू द मीथेन गैस इन इट्स एटमॉस्फेयर। ये भी सवाल इम्पॉर्टेंट है कि नेपच्यून के ऊपर मीथेन गैस का वातावरण है, इसीलिए इसमें ब्लू कलर जो है वो दिखाई देता है। नेपच्यून हैज 8 नोन मून्स, इसमें 8 नोन मून्स भी हैं। नेपच्यून इज 30 times फर्दर फ्रॉम द सन एज द अर्थ। It goes around the sun once every 165 अर्थ ईयर। इसका जो टाइम है सन के घूमने का 165 अर्थ ईयर है। इस तरह से कॉमेट्स के बारे में भी देख लेते हैं। कॉमेट्स इज ए बॉल ऑफ आइस, सामने स्लाइड में देखिए, इसको नोट भी करते रहिए। कॉमेट इज ए बॉल ऑफ आइस एंड डस्ट दैट मेक्स ए टेल when it approaches. Comets are also left over from when the universe was made. All comets have nucleus. ये भी ध्यान रखिएगा, सभी comets में न्यूक्लियस होता है। That is the ice, dust and rock in the comet. और सभी कोमेट में यह इसी रूप में होगा, चाहे वो बर्फ़ के रूप में हो, डस्ट के रूप में हो, राख के रूप में हो, लेकिन होगा। ये भी एक सवाल हमें ध्यान आ रहा है कि ये पूछा है कि कोमेट्स में जो न्यूक्लियस है वो किसका है। तो ये आइस, डस्ट, राख, ये 3 ऑप्शन करके दिया था, तो आइस, डस्ट, राख ये तीनों में से हो सकता है। तो ऑल कोमेट्स हैव न्यूक्लियस दैट इज आइस, डस्ट एंड राख। ये स्लाइड जो है कोमेट की ज़रूर लिख लीजिए। एस्टेरॉइड्स, एन एस्टेरॉइड इज स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट हैं दैट इज इन द सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम में आपको दिखते हैं। मेनी ऑफ द एस्टेरॉइड, ये देखिए चित्र में देख लीजिए, जैसा डायग्राम आपको दिख रहा है एस्टेरॉइड का। सोलर सिस्टम में ये बिल्कुल दिख रहे हैं। बिटवीन द सन, मार्स, जुपिटर, डेफिनेशन देख लीजिए। मेनी ऑफ द एस्टेरॉयड इन द सोलर सिस्टम इज ऑर्बिटिंग द सन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर कॉल्ड द एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड बेल्ट उसी वाली एरिया को कहते हैं जो सन और मार्स और जुपिटर के बीच है। Asteroid or rocky fragments left over from the formation of solar system about 4.6 billion year ago। ये 4.6 billion year ago जो है ये fragments बने। Meteors is a small ball of light that appears in the night sky briefly। ये रात में दिखते हैं। It is also called shooting star, इसे शूटिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ सेड दैट
इफ़ यू विश ऑन ए शूटिंग स्टार यू विश विल कम ट्रू। क्योंकि तारे टूटने वाली घटना को आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कभी कभी जब हम आंगन में सो रहे होते हैं ऊपर देखते हुए, तो वहाँ से एक तेज़ लाइट वाली कुछ चीज़ आती है आसमान से और नीचे की तरफ जाती हुई दिखती है। उसी घटना को ये तारे टूटने वाली कहते हैं। और ऐसा अभी भी मानते हैं गांव में लोग कि उसको उस समय जो हम सोच रहे होते हैं या जो हम मांग लेते हैं वो भी हमारी पूरी होती है। इसी के बारे में इसमें लिखा हुआ है। और फिर इस तरह से यूनिट और ये सोलर सिस्टम का ये जो चैप्टर था वो पूरा हुआ। इसके बाद हम आपको दूसरे चैप्टर में बताएंगे। स्टॉप।